अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। मेरा नाम है अबरार चौहान। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 में एनर्जेटिक्स ऑफ फेस चेंजेस पढ़ने जा रहे हैं। इसके अंदर हम ये देखेंगे कि अगर कोई चीज़ सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होती है तो जो एंथैल्पी चेंज आता है वो क्या होता है, उसकी वैल्यू हम कंपेयर करेंगे एक दूसरे के साथ। फॉर एग्जांपल, अगर हम एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन और एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन को आपस में कंपेयर करना चाहें तो इनमें से ज़्यादा कौन होगी, कम कौन सी होगी। तो चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट्स, जो अभी का लेक्चर है ना, इसके अंदर हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर कोई चीज़ या सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैसियस स्टेट में जाती है तो उसमें एनर्जी चेंज आता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप सॉलिड से लिक्विड स्टेट में जाएं या लिक्विड से गैस स्टेट में जाएं तो एनर्जी चेंज किए बिना, यानी कि आप उसको हीट दिए बिना या उससे एनर्जी उसकी कम किए बिना स्टेट चेंज कर रहे हो। आप यकीनन किसी चीज़ को गर्म करते हैं, सॉलिड सब्सटेंस को, तो वो मेल्ट हो जाती है, और गर्म करें तो वो वेपराइज हो जाती है। आप ऐसा करें, फ्रीज़र में से एक आइस क्यूब निकालें, वो सॉलिड फॉर्म है वाटर की, आप उसे एक सॉस पैन पे रख के गर्म करें, वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। आप उसे गर्म करते जाएं, वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो मैटर होता है ना, इट इज कन्वर्टिबल, उसकी फिजिकल स्टेट कन्वर्टिबल है। किसके अंदर? सॉलिड से मेल्ट होके लिक्विड, लिक्विड से वेपराइज होके गैसियस स्टेट में। तो सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना मेल्टिंग पॉइंट पे होता है, और लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना डेफिनेटली ये कहलाता है बॉइलिंग पॉइंट। समटाइम सॉलिड डायरेक्टली गैस में भी कन्वर्ट हो जाते हैं, कुछ सॉलिड है, समटाइम नहीं, कुछ सम सॉलिड्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट डायरेक्टली विदाउट पासिंग थ्रू अ लिक्विड फेज। आयोडीन हो गया, नेफ्थलीन हो गया, बेंजोइक एसिड हो गया, जो चैप्टर नंबर 2 के अंदर हमने पढ़े हैं, उस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं। इस सारे प्रोसेसेस में चेंज इन हीट आता है। यहां हीट एब्जॉर्ब हुई है, ठीक है। वैसे तो अगर आप सॉलिड से गैसियस स्टेट की तरफ जा रहे हैं तो हीट एब्जॉर्ब होगी, गैसियस स्टेट से आप रिवर्स डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी कि आप गैस से वापस जा रहे हैं सॉलिड स्टेट की तरफ, तो हीट जो है वो आप उससे ले लेंगे, उसको कूल डाउन कर देंगे सिस्टम को। इन दैट केस वो हीट रिलीज कर देगा, नेगेटिव में होगी समहाउ। अभी हम ये जानना चाहते हैं कि क्या मैटर जो है वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्टिबल है। यस, सॉलिड से लिक्विड में, गैस में, और वापस भी है, यानी कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है इनकी इंटर कन्वर्जन का। और ये कन्वर्जन का प्रोसेस असल में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से रिलेटेड है। अब आप यकीनन यही सोच रहे होंगे कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इसमें कैसा रोल प्ले करती हैं। देखिए, अगर मैं सॉलिड की बात करूं ना, तो सॉलिड में जो एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के करीब होते हैं। अगर मैं मॉलिक्यूलर सब्सटेंस की बात करूं तो ये मॉलिक्यूल्स करीब करीब हैं। या अगर मैं किसी बात कर रहा हूँ आयनिक सब्सटेंस की, तो आयंस या मॉलिक्यूल्स जो भी मैं सब्सटेंस ले रहा हूँ, सॉलिड फॉर्म में ले रहा हूँ, तो उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के बहुत करीब करीब है। मैं ऐसा करता हूँ, इसको हीट करता हूँ, हीट करने से ये एनर्जी गेन करेगा, सॉलिड मेल्ट होकर कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड स्टेट में। उसमें पार्टिकल थोड़ा थोड़ा दूर होते हैं, लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्टिल वेरी मच सिग्निफिकेंट होती हैं। हाँ, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लिक्विड स्टेट में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग तो है, लेकिन लेस देन सॉलिड है। और आप इसको हीट करें तो ये पार्टिकल एक दूसरे से बहुत दूर चले जाते हैं। ये स्टेट कहलाती है गैसियस स्टेट, और इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती हैं वो ना होने के बराबर होती हैं। इसका मतलब है हम कर ये रहे हैं, दो काम कर रहे हैं हम, दो काम। अब इसको बड़ी गौर से समझना है आपने, दो काम कर रहे हैं हम। जब स्टेट चेंज करते हैं तो हम इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस को कम कर रहे हैं, अगर रिवर्स में जाएंगे तो ज्यादा कर रहे हैं। दूसरा, इंटर पार्टिकल्स या मॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो है वो बढ़ा रहे हैं, अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे। सॉलिड में वो पार्टिकल एक दूसरे के तकरीबन साथ जुड़े होते हैं, इसमें थोड़ा फासला होता है, इसमें बहुत ज्यादा फासला होता है।
तो हम क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस भी तो इंक्रीज कर रहे हैं जैसे जैसे स्टेट की तरफ जा रहे हैं। अब दिस प्रोसेस रिक्वायर्स एनर्जी। मतलब इफ यू वांट टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ वाटर इनटू वेपर स्टेट in 1 mole of vapor at boiling point, you need to give 40.6 kilojoule energy to that 1 mole. वो इतनी एनर्जी 1 मोल लिक्विड एब्जॉर्ब करेगा, इस स्टेट में चला जाएगा बॉइलिंग पॉइंट के टेम्परेचर के ऊपर ना। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है ना, इनको चेंज करना यानी कि इनकी स्ट्रेंथ को कम ज़्यादा करना और उनमें इंटर पार्टिकल डिस्टेंस को बढ़ाना, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस को बढ़ाना, ये असल में हमारा एक लॉजिकल कंक्लूजन है कि जब एक स्टेट दूसरी स्टेट में कन्वर्ट होती है, तीसरी स्टेट में कन्वर्ट होती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए, रिवर्स डायरेक्शन में जाए, इसका ये मतलब है। इस दौरान हीट चेंज आता है, उस हीट चेंज को हम डेल्टा एच से शो करते हैं। आप कहेंगे सर ये तो एंथैल्पी है। यस, द हीट चेंजेस ड्यूरिंग द स्टेट चेंज, यानी कि सॉलिड ने जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए, लिक्विड ने फॉर एग्जांपल ये एनर्जी वाटर ने एब्जॉर्ब कराई थी, इसे मैं लिखूंगा डेल्टा एच 40.6 किलोजूल पर मोल। तो इसे हम एंथैल्पी चेंज भी कहते हैं। ये एंथैल्पी चेंज है या हीट चेंज है ड्यूरिंग प्रोसेस, इस प्रोसेस के दौरान जब स्टेट चेंज हुई है। वैसे तो केमिकल रिएक्शंस में भी अगर कांस्टेंट प्रेशर पे हो रही हो तो उसमें भी एंथैल्पी, हीट चेंज को एंथैल्पी चेंज कहते हैं। स्टेट चेंज भी अगर कांस्टेंट प्रेशर पे हो रही है 1 atm पे से, तो वो भी कहलाएगी एंथैल्पी चेंज। तो इसको हम डेल्टा एच से शो करेंगे, चाहे वो ये वाली एनर्जी को हो या ये वाली एनर्जी को हो, यानी कि सॉलिड से लिक्विड में जाने के दौरान जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो या सॉलिड से लिक्विड में जाने के बाद जब गैसियस स्टेट में जाना हो लिक्विड से, तो वो एनर्जी हो। अब ये जो एंथैल्पी चेंजेस हैं ये 3 तरह की हैं हमारे पास। पहली है हीट चेंज या मोलर एंथैल्पी या मोलर हीट ऑफ फ्यूजन। अब मैं इसे ना सही वर्ड ही लिखूंगा जो बुक में हमारी मेंशन्ड है। डेल्टा एच एफ का मतलब है मोलर हीट ऑफ फ्यूजन। अच्छा, मोलर हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब है कि अगर आप 1 मोल सॉलिड को फ्यूज कर देते हैं, यानी कि मेल्ट कर देते हैं 1 मोल लिक्विड के अंदर, उसके मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट जो उसका मौजूद है उसके ऊपर आप उसे अगर मेल्ट कर दें 1 मोल सॉलिड को 1 मोल लिक्विड स्टेट के अंदर, तो जो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, क्या चीज, एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, वो मोलर हीट ऑफ फ्यूजन कहलाएगी। तो यहां लिखते हैं डेल्टा एच एफ से इसको शो किया जाता है, इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड। ये क्या चीज है, अमाउंट ऑफ एनर्जी जो एब्जॉर्ब होती है, कब, व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड इज मेल्टेड और कन्वर्टेड, वैसे आप कन्वर्टेड भी लिख सकते हैं, इनटू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। ये कहलाएगी मोलर हीट ऑफ फ्यूजन। अब दूसरी वाली बात करते हैं डेल्टा एचवी की। दिस इज एक्चुअली कॉल्ड मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन। जैसा कि नाम से जाहिर है कि ये वो हीट होगी जो 1 मोल को रिक्वायर्ड होगी वेपर्स में कन्वर्ट होने के लिए। अब 1 मोल लिक्विड बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर से, वाटर का 100 डिग्री है तो वो बॉइलिंग पॉइंट, 1 मोल वेपर्स में कन्वर्ट होगा, तो जो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा वो मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन कहलाएगा। सो यहां डेफिनेशन लिखते हैं डेल्टा एच वी की, इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड। इसका मतलब ये भी एंडोथर्मिक रिएक्शन है, इट रिक्वायर्स एनर्जी टू बी एब्जॉर्ब्ड। अच्छा, व्हेन
1 mole of liquid is converted into vapors at its boiling point. स्टूडेंट्स, आपके ख्याल में इन दोनों में से कौन सा ज्यादा होगा? ये मेरा एक क्वेश्चन है जो मैं आगे जाके आपको सॉल्व करवाना चाहता हूं, लेकिन एक लम्हे के लिए सोचे तो सही, कौन सा ज्यादा होगा? यकीनन आपके जहन में आ रहा होगा कि जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ज्यादा तोड़ना होगा उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, जिसमें कम ब्रेक करना होगा उसकी वैल्यू कम होगी। तो इस कॉन्सेप्ट को अपने जहन में रखें, आगे यूज करना है हमने। अब हम पढ़ते हैं सब्लिमेशन, मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन। अच्छा, इसमें ना 1 मोल सॉलिड किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे 1 मोल गैसियस स्टेट या वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। मैं यहां पे गैस को काट के वेपर स्टेट लिख रहा हूं। 1 मोल सॉलिड किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे 1 मोल वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है डायरेक्टली। तो अब इसकी डेफिनेशन यूं लिखेंगे, इट इज हीट एब्जॉर्ब्ड व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू 1 मोल वेपर्स एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। अब इसमें हमने जो जहन में रखनी है बात वो ये है कि ये वो हीट होगी जब सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट होगा गैस में, यानी कि सब्लिमेशन से रिलेटेड। अब ये 3 वैल्यूज आ गई मेरे पास, इन तीनों को हम असेस करते हैं एनर्जी चेंजेस और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की टर्म में। आपके ख्याल में डेल्टा एच एफ मोलर हीट ऑफ फ्यूजन, डेल्टा एच वी मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन और डेल्टा एच एस, इनमें से सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी होनी चाहिए? यकीनन आप सोच रहे होंगे जो हमने पहले कॉन्सेप्ट अपने जहन में रखने के लिए मैंने आपको कहा था कि जिसमें सबसे ज्यादा फोर्सेस और अट्रैक्शन तोड़ना बनता है, जिनमें सबसे ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस बढ़ाना पड़ता है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। यानी कि ये इंटरमॉलिक्यूलर या पार्टिकल्स के दरमियान या मॉलिक्यूल्स के दरमियान, मीन्स आपके पास मैं बात कर रहा हूं से आपकी कोई लिक्विड स्टेट है ऑक्सीजन की, या आपकी लिक्विड स्टेट है हीलियम की। आप उस हीलियम के एटम्स को, वो तो अब एटम्स है ना, या मॉलिक्यूल्स हैं या पार्टिकल्स हैं, उनमें अगर आप डिस्टेंस बढ़ाना चाहते हैं, आप सबसे पहले क्या करेंगे? आप मोलर हीट ऑफ फ्यूजन के बारे में बात करें। मोलर हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब है आप सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में जाना चाहते हैं, तो इसमें डिस्टेंस को इतना ज्यादा नहीं आप डेवलप करते और ना ही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को इतना ज्यादा तोड़ते हैं। मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन में क्या होता है कि आप जो ये जो लिक्विड स्टेट है हमारे पास, जिसमें ये जो पार्टिकल्स हैं जो एक दूसरे के करीब करीब हैं, इनको बहुत दूर करना है एक दूसरे से। अब आप कहेंगे देयर इज अ सिग्निफिकेंट चेंज इन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड पार्टिकल्स के दरमियान या मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस। अगर यहाँ सिग्निफिकेंट चेंज है तो ये वैल्यू भी तो सिग्निफिकेंट और बड़ी होगी। तो चूंकि इसमें ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ब्रेक डाउन करनी होती हैं, डिस्टेंस ज्यादा करना होता है, लिहाजा डेल्टा एच वी शुड बी ग्रेटर देन डेल्टा एच एफ। ओके, डेल्टा एच एस की बात करते हैं। इसमें करना क्या होता है? सॉलिड से डायरेक्टली कन्वर्ट होना होता है गैसियस स्टेट के अंदर। अब ये तो और सिग्निफिकेंट वैल्यू होगी, इसमें तो सबसे ज्यादा हमने वर्क करना होगा, एनर्जी देनी होगी, सो इट शुड बी द हाईएस्ट। ये आपका एमसीक्यू आता है कि इनमें रिलेशन क्या है। इनमें रिलेशन ये है कि एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन सबसे हाईएस्ट होती है, क्योंकि उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को आपने सॉलिड से डायरेक्टली गैसियस स्टेट में ले जाना होता है, एंड दैट रिक्वायर्स द मोस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी एज कंपेयर टू अगर उसकी वेपराइजेशन से और उसी की फ्यूजन से कंपेयर किया जा सके। समहाउ हमारे पास ये 3 वैल्यूज थे और इनकी लेवल थे हीट के जो मैंने बताए हैं कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अगर मैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के रिस्पेक्ट से बात करूं और मैं बात करूं with respect to the distance we are going to create after removing intermolecular forces when we move towards the gaseous state. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से ये तो बात समझ आ गई कि इनमें ये लिंक है। डेल्टा एच वी में होता क्या है? आपने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस तकरीबन ब्रेक कर देनी होती हैं,
गैसियस स्टेट उसमें कहाँ पे होंगी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस? सिग्निफिकेंटली नहीं होगी, नेग्लिजिबल होंगी। लिहाजा आप इसको समझ लें कि ये मैयर है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का। जितनी डेल्टा एच वी की वैल्यू ज्यादा होगी उतना याद रखिएगा वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की स्ट्रॉन्ग वैल्यू जनरेट करेगा। जो पोलर कंपाउंड्स होते हैं ना, पोलर, उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं, लिहाजा उनकी मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन जो होगी वो ज्यादा होगी। जरा गौर से देखें, वाटर, अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड, इन तीनों की मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन बहुत ज्यादा है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो स्ट्रॉन्गर हैं। अगर मैं बात करूं इन तीनों की, तो चूंकि ये पोलर है, इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर हैं, लिहाजा इनकी मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन ज्यादा है। तो मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन ज्यादा इस बात की निशानी है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है। इन तीनों में अमोनिया की कम है वैल्यू, तो इसका मतलब वाटर के मुकाबले में अमोनिया में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक है। सो ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि बिटवीन टू कंपाउंड्स और बिटवीन वन कंपाउंड विद अदर क्या फर्क है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का। स्टूडेंट, आयोडीन जो होता है ना, वो क्लोरीन, ब्रोमीन और फ्लोरीन यानी कि अपने ग्रुप मेंबर से ज्यादा एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन की वैल्यू रखता है। ये असल में टेक्निकली तो सब्लाइम करता है। इसकी वैल्यू इसलिए ज्यादा है, इसको इतनी ज्यादा हीट रिक्वायर्ड होती है गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होने के लिए, बिकॉज इसका साइज बड़ा होता है, तो इसमें लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस भी ज्यादा होंगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अगर मैं इन दोनों की बात करूं, ये दोनों हाइड्रोकार्बन है। C3H8 का अज्यूम करें ये साइज है, तो C6H14 का डेफिनेटली ज्यादा होगा। जब इसका साइज ज्यादा होगा तो इसकी पोलराइजेबिलिटी भी ज्यादा होगी। पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी तो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी ज्यादा होंगी, लिहाजा उसकी एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन भी ज्यादा होगी। तो इन दोनों में फर्क इसलिए है, हालांकि दोनों नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन हैं, कि इसकी जो मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन है इसलिए ज्यादा है क्योंकि इसमें फोर्सेस और अट्रैक्शन ज्यादा है। तो हमें तो अंदाजा होना शुरू हो गया मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन से कि जो हमारे कंपाउंड्स हैं उनकी नेचर क्या है, स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वाले हैं या वीकर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वाले हैं। अब स्टूडेंट्स, हम एक शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं, दैट इज डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है? जब दो अपोजिंग चेंजेस, यानी कि अगर एक रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है या एक स्टेट अगली मसलन एक स्टेट लिक्विड से गैस फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है और गैसियस स्टेट दोबारा लिक्विड स्टेट में आ रही है सेम रेट से, तो हम कहेंगे कि दो अपोजिंग चेंजेस, यानी कि एक अगर इस तरफ जा रही है और एक इस तरफ जा रही है, अगर वो सेम रेट से जा रही हो तो हम कहेंगे कि इनमें डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया है। वैसे भी डायनामिक का मतलब होता है मूविंग, एक्टिव, इक्विलिब्रियम, ऐसा इक्विलिब्रियम जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन, फॉरवर्ड चेंज और रिवर्स चेंज चल तो रही होती है लेकिन सेम रेट से। सो मैं यहां लिखता हूं टू अपोजिंग या ऑपोजिट चेंजेस एट सेम या इक्वल रेट पे हो तो उनमें डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है। असल में ना जब हम स्टेट चेंज करते हैं ना तो कोई सब्सटेंस अल्टीमेटली डायनामिक इक्विलिब्रियम पे आके रुक जाती है। मतलब आइस बनानी है आपने, आप वाटर को कूल डाउन करो तो उसकी अल्टीमेट रिजल्ट ये होगा कि वो फ्रीज होना शुरू हो जाएगी, आइस बनना शुरू हो जाएगी 0 डिग्री पे। एट दैट टेम्परेचर आपका डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा। होगा यूं कि 0 डिग्री के ऊपर ना वाटर दो स्टेट्स के अंदर डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश कर लेगा, आइस के दरमियान और लिक्विड वाटर के दरमियान। ये दोनों स्टेट एक दूसरे में कन्वर्ट हो रही होंगी बट इन ऑन सेम रेट और इक्वल रेट। हमारे जहन में ना दो बातें आ रही हैं इस टाइम। अगर डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होना हर फिजिकल स्टेट की अल्टीमेट रिजल्ट है या उसका फेट है, तो इसका मतलब ये है कि बॉइलिंग पॉइंट या हम ऐसा करते हैं, अगर हम फ्रीजिंग पॉइंट के अलावा किसी केमिकल रिएक्शन की बात करें जो रिवर्सिबल हो, रिवर्सिबल होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई चेंज या रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं है तो आप हरगिज़ उसको डायनामिक इक्विलिब्रियम में एक्सप्लेन नहीं कर सकते।
मसलन आपने पढ़ा होगा हेबर्स प्रोसेस के अंदर, अमोनिया प्रोडक्शन के अंदर, कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बनाते हैं, अमोनिया डेट सेम कंडीशन फॉर्म नाइट्रोजन हाइड्रोजन, और उनमें दो ऑपोजिट चेंजेस इक्वल रेट पे होना शुरू हो जाती हैं और इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है। इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब भी किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि इक्विलिब्रियम आ गया तो बस कहानी खत्म हो गई, वी कैन नॉट गो फर्दर, वी कैन गो फर्दर बट इट रिक्वायर्स सम एक्सटर्नल फोर्स और रिक्वायरमेंट। सो समहाउ अगर आप फिजिकल स्टेट चेंज करना चाह रहे हैं, फिजिकल स्टेट चूंकि एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, यानी कि गैस से लिक्विड, लिक्विड से गैस, सो आप उसमें डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता देखेंगे। और डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? ऑपोजिट चेंजेस हो रही हैं लेकिन सेम रेट पे हो रही हैं, फॉरवर्ड और रिवर्स सेम रेट पे चल रहा है। मतलब 0 डिग्री पे वाटर में डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है, यानी कि जिस स्पीड से आइस लिक्विड में या लिक्विड आइस में कन्वर्ट हो रही होती है वो सेम होता है रेट, वो डिफरेंट नहीं होता। स्टूडेंट्स, अब मैं आपको इंपॉर्टेंट बातें रिवाइज करवाने लगा हूँ, रिव्यू करवाने लगा हूँ, गौर से सुनिएगा। एनर्जेटिक्स ऑफ फेज चेंजेस में जब हम स्टेट चेंजेस के बारे में पढ़ते हैं तो हमने ये देखा कि स्टेट चेंज का मतलब ये है कि हम दो काम कर रहे हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस या डिस्टेंस को हम कम ज्यादा कर रहे हैं। 3 तरह की मोलर हीट्स हमने पढ़ी। सबसे ज्यादा हमारी एक्सपेक्टेशन जो है वो डेल्टा एच एस से है, फिर डेल्टा एच वी से है, फिर डेल्टा एच एफ से है। उसकी वजह इनमें डिस्टेंसेस और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का जो है कॉन्सेप्ट, वो एनर्जी चेंजेस और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के अंदर हमने एक कॉन्सेप्ट जो मेजरली पढ़ा वो था डेल्टा एच वी और आईएमएफ का क्या रिलेशन है, और हमने इसको एक्सप्लेन किया। फिर डायनामिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन अगर आ जाती है और इस एग्जाम्पल के बिना आप समझते हैं कि आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे तो डेट इज नॉट पॉसिबल। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ आया होगा और इसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का रोल है विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी चेंजेस वो भी आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।